एक टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Now we're going to do something called electric flux. So your first question is going to be, what is flux? One way to think about it is a measure of flow through a surface. So if I've got something flowing through a surface, how much do I have flowing through that surface? Well, then the next question is the flow of what? I've just said flow. Well, in this case, we're looking at electric field lines. So this electric flux is going to depend on three factors. First, it's going to depend on the field strength. Remember that in electric fields, the stronger the magnetic field, the more dense the lines were. So a stronger field is going to have more lines, and therefore you're going to have more lines going through a particular surface. It also has to do with the area. The more area you have, the more lines are going to go through that area. A smaller area, you'll have less lines going through that area. Then you've got the angle of the surface. You can imagine this surface as being a disk that's standing up. Well, depending on how that disk is slanted, you might have more or less lines going through that. कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और फ्लक्स का मतलब है फ्लो, चार्ज की फ्लो। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इस पोर्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो हाउ इट कैन फ्लो? नो ब्रदर्स, असल में चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू सर्टेन एरिया, द फ्लो ऑफ electric field lines through area vector or through an area is called electric flux. एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास सपोज ये एक चार्ज है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इस तरह के, और ये आगे इसके हमने एरिया रखा हुआ है। इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज इस कमरे में लड़के अंदर आ रहे हैं, सो इसको कहते हैं बॉयज इन फ्लक्स, और फीमेल्स आउट जा रही है बाहर, तो गर्ल्स आउट फ्लक्स। इन फ्लक्स अंदर की तरफ फ्लो, आउट फ्लक्स बाहर की तरफ फ्लो। फ्लक्स हम कहते हैं किस चीज़ को? फ्लो को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस के फ्लो को, लेकिन चार्जेस नहीं, चार्जेस के जो से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा तादाद में फ़्लो करेंगे? कब हमारे पास ज़ीरो बिल्कुल फ़्लो नहीं करेंगे? एवरेज कब होंगे? कब कितने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ़्लो कब कितनी होगी? ठीक है, तो अब देखें ज़रा, फ्लक्स हमारे पास है तीन तरह का। नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव फ्लक्स, नंबर टू है ज़ीरो फ्लक्स, और नंबर थर्ड है हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा,
फ्लक्स की वैल्यू प्लस कब होगी? प्लस जब देखिए सपोज ये एक एरिया है, इसके अंदर जा रहे हैं 2 फील्ड लाइंस और इससे बाहर आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? इस फ्लो को हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। +1 देखिए, -2 जो अंदर जा रहे हैं माइनस और जो बाहर आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, समटाइम आई गेट कंफ्यूज इन इट, लेट मी वेरीफाई। तो देखिए पॉजिटिव और ज़ीरो फ्लक्स कब होगा? जब हमारे पास जितने फील्ड लाइंस अंदर फ्लो कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस हमारे पास बाहर की तरफ भी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, सॉरी ज़ीरो फ्लक्स। ठीक है, ज़ीरो फ्लक्स किसे कहते हैं? जब हमारे पास जितने तादाद में फील्ड लाइंस है वो अंदर जा रही है उतने बाहर भी आ रही है। ठीक है, अच्छा, नेट हमारे पास लीविंग है, लीविंग इसको कहते हैं नेट नंबर लीविंग, लीव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। और जब नेट तादाद जो है देखिए 3 लाइंस अंदर जा रहे हैं और 2 लाइंस बाहर आ रहे हैं, तो इस ये +3 है, सॉरी -3 है और ये कितने हैं? +2, तो ये इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा -1। तो -1 इस जो तादाद है इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। जब नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हो, जो अंदर फ्लो कर रहे हैं इनर, उसकी तादाद ज़्यादा हो आउटर जो बाहर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फ्लक्स। और ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो तब होगा जब जितनी तादाद में फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही तादाद में फील्ड लाइंस बाहर भी आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो फ्लक्स। -3 और +3 तो नेट नंबर 0, तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो फ्लक्स। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये 3 बाहर कैसे आ रहे हैं? माइट भी अंदर कोई चार्ज छुपा हुआ बैठा हुआ है, अंदर कोई चार्ज, और इधर 3 जा रहे, 2 एक किधर गायब, एक कहीं पे टकरा गया, किसी से उलझ गया, लड़ गया, तो उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इसके बाद हमारे पास था ज़ीरो फ्लक्स। अब देखिए ज़रा, फ्लक्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है? अपन वट फ्लक्स डिपेंड, फ्लक्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर 1 एरिया, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया। नंबर 2 डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? डिनोटेड बाय पाई, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरह भी है, दिस इज़ आल्सो, ये इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई फ्लक्स, ये वैसे ऑफिशियल और मोर रिलेवेंटिक टर्म है। ठीक है, लेकिन आसानी के लिए हम वो भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया पे। इसके अलावा फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन आए देखते हैं कि किस तरह डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है इनके साथ। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक है ये वाला एरिया और दूसरा है ये वाला एरिया, यहाँ से आ रहे हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस आ रहे हैं? 4। यहाँ पे फ्लक्स 4 है और यहाँ से फ्लक्स कितना है? 2। यहाँ पे फ्लक्स कितना है? 2 है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कम है और यहाँ पे फ्लक्स क्या है? ज़्यादा। वही 4 लाइंस आ रहे हैं, इससे सारे के सारे पास हो रहे हैं जबकि इससे सिर्फ 2 पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एरिया के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी हमारे पास एरिया ज़्यादा होगी उतना ही जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगी। अब एक और बात है, सपोज हमारे पास जो चार्ज है, जब चार्ज स्ट्रांगर होगा, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे और जब चार्ज वीकर होगा तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? कम होंगे। देखिए एक बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज, ठीक है,
एक यही एरिया हमने रखा हुआ है दो चार्जेस के सामने। बड़ा चार्ज का मतलब बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे कितने लाइंस बाहर आ रही है, चार्ज और चार, और एक छोटा चार्ज है उससे दो लाइंस बाहर आ रही है। वही एरिया हमने रखा हुआ है। एरिया इधर भी 2 मीटर स्क्वायर है और एरिया यहाँ पे भी 2 मीटर स्क्वायर है, एरिया फिक्स्ड है। अब इसका रिलेशन चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किस चीज के साथ, चार्ज के साथ। यहाँ पे चार्ज बड़ा है, सपोज 10 कूलम है, यहाँ पे चार्ज छोटा है, सपोज 5 कूलम है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 लाइंस बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे कितने, 2 लाइंस बाहर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मोर एरिया मोर फ्लक्स, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर फ्लक्स। इन दोनों को कंबाइन करें जरा, समटाइम ये सिंबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय E। ठीक है, तो इन दोनों पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो फार्मूला है ऑफिशियल जो फार्मूला है हमारे पास, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज जस्ट अ नंबर। ये सिर्फ तादाद है, किस चीज की तादाद है, फील्ड लाइंस की तादाद है। सो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और फ्लक्स हमारे पास क्या है, फ्लक्स हमारे पास है स्केलर। तो इसका मतलब है कि जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो है हमारे पास जो चीज आती है वो स्केलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट अ नंबर, सो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स हमारे डायरेक्शन ये है, ये एरिया आउटवर्ड, ये एरिया इस तरह खड़ा है, इस तरह, तो इसका डायरेक्शन ये है आउटवर्ड। तो जो इसको पैरेलल होंगे, जो पैरेलल होंगे ना इसको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और ये हमारे पास यहां से आ रहे हैं फील्ड लाइंस, ये वाले, ठीक है ये। तो जब दोनों हमारे पास पैरेलल होंगे तब ये इससे क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, नहीं तो वो पास नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ई कौन सा है, ई का ये कंपोनेंट है वाई। क्या ये पास कर रहा है इस एरिया से, नहीं, ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट। तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। तो देखे फ्लक्स एरिया और इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस कौन सा है, ई एक्स, और ई एक्स किस चीज के बराबर है, ई कास थीटा के बराबर है। तो फ्लक्स का फार्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। पाई इज इक्वल, ये जगह नजर आ रही है ना, पाई इज इक्वल टू ए ई कास थीटा या ई ए कास थीटा। सही शो, ये इफेक्टिव कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट की समझ आ गई ना। दुबर्रर हम लिख लेते हैं दोबारा। देखे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर भी लाइन फ्लो कर रहे हैं, इधर भी लाइन फ्लो कर रहे हैं। ये एरिया है, ये एरिया इस तरह है, इस तरह खड़ा हुआ है, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन, नॉर्मल एन ऑफ एरिया। तो ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये इससे पास कर जाएंगे। तो पैरेलल जब हम लेते हैं तो पैरेलल कब मैक्सिमम होता है, कास थीटा, एक्स कंपोनेंट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ई एक्स लगाया। ये वाला कंपोनेंट तो इसके साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो पास ही नहीं कर जाता। तो ई वाई नहीं लेंगे, ई एक्स लेंगे। और ई एक्स किस चीज के बराबर है, ई कास थीटा के बराबर है। तो ये आप लोग क्या करें, याद रखें। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, और फ्लक्स एट एनी एंगल। 3 तरह का फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर फर्स्ट मैक्सिमम फ्लक्स, और नंबर सेकंड है हमारे पास मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर आ रही हैं, ठीक है, वो तो इधर आ रही हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरफ आ रही हैं, वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही हैं,
अब देखते हैं कि एरिया को हम किस पोजीशन पे रखेंगे। एरिया को, तो एरिया को हम रखेंगे, देखें यहाँ पे हमने एरिया बिल्कुल इसके जो एरिया है इस तरह रख दिया, और यहाँ पे हमने एरिया इस तरह रख दिया, इस तरह, ठीक है। ये सपोज ये मैं फर्स्ट ईयर की बुक है, यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल इस तरह खड़ा कर दूं तो सारी फील्ड लाइंस इससे पास कर जाएंगे। ये फील्ड लाइंस आ रहे हैं ना, सारे इससे पास कर जाएंगे। लेकिन अगर इसको इस तरह रख दूं तो कोई भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगा, वो जस्ट स्किड ओवर इट, इससे पास नहीं करेंगे। सही हुआ। तो देखें अब एरिया का जो डायरेक्शन होता है ना, एरिया, दिस इज माय हैंड, इसके एरिया का मैंने डायरेक्शन फाइंड करना है, तो बिल्कुल इसके सेंटर में कील ठोक दूंगा, नॉर्मल एन, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया का डायरेक्शन ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया इस तरह है, तो एन का डायरेक्शन कौन सा होगा, बिल्कुल ये वाला, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन, ये एन का डायरेक्शन होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एरिया नॉर्मल एन जो है वो पैरेलल होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ए पैरेलल है किस चीज को, ई को, तो तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहां पे चेक करें, ये एरिया इधर सुई पड़ी है ना, तो नॉर्मल एन का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन। अब कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एरिया जो है, एरिया नॉर्मल एन, वो परपेंडिकुलर है किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब कोई भी फ्लक्स वो जो है क्या नाम है उसका, वो पास नहीं कर रहा, कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा। और मैथमेटिक्स भी यही बताती है। लेट्स वेरीफाई, पाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। अब ई ए कास थीटा की जगह में क्या पुट कर दूं, ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल मींस इसके बीच में 0 डिग्री एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कास 0, और कास 0 से क्या आ जाएगा 1, तो ये फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम। तो पाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ए, मैथ्स भी यही बता रही है, मैथ्स ने हमारे प्रैक्टिकल को वेरीफाई कर लिया। और यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पे चेक करें, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, तो एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सो ई ए कास 90 डिग्री, और कास 90 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इज फ्लक्स मिनिमम। ये हमारे पास कौन सा फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स है। और फ्लक्स मिनिमम कब होता है, जब हमारे पास एरिया वेक्टर एन, ये मैंने एरिया लिखा हुआ लेकिन एन होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों के समझाने के लिए मैंने ए लिखा, एन जब परपेंडिकुलर होता है ई को, और एन जब पैरेलल होता है ई को, तो इस तरह। तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे, इसको मैं अब फर्दर एक तरीके से, और बुक में लिखा हुआ है, एक होता है नॉर्मल एन, उसकी तो ये स्टोरी थी। एक होता है सरफेस, यहाँ पे सरफेस जो है ना, सरफेस ये जो सरफेस है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है, और एन जो नॉर्मल है, एन यूनिट वेक्टर, वो पैरेलल है, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। समझ आ गई। और यहां पे देखे सरफेस क्या है, सरफेस हमारे पास सरफेस पैरेलल है, और एन जो है ना वो परपेंडिकुलर है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में एंगल किस चीज का लेंगे, एन का लेंगे, एन का। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मैं अपने होल कंसेप्ट को समराइज कर देता हूं 2 जुमलों में। तो देखिए फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा व्हेन एरिया नॉर्मल एन जो है, एन पैरेलल होगा किस चीज को, ई को पैरेलल होगा, एंड सरफेस जो है, सरफेस एरिया का जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होगा किस चीज को, ई को। सरफेस परपेंडिकुलर होता है और एन, लेकिन एंगल हम मैथमेटिक्स में किस चीज का लेंगे, इसका। और व्हेन फ्लक्स मिनिमम कब होगा, व्हेन एरिया नॉर्मल जो है मतलब एन, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा ई को,
एंड सरफेस जो है वो पैरेलल होगा ई को, तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, या जीरो फ्लक्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, जीरो होगा। बात समझ आ गई ना? ठीक है। लास्ट, फ्लक्स एट एनी एंगल। फ्लक्स एट एनी एंगल, ना पैरेलल है और ना हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा भला? अब ऐसा होगा, अब क्या होगा, अच्छा, when अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अब फ्लक्स एट एनी एंगल, फ्लक्स एट एनी एंगल, इस हिस्से को हम क्रॉप करते हैं ना, बोर्ड हिल गया था थोड़ा सा, आई हैव नॉट अटैच इट प्रॉपरली। फ्लक्स एट एनी एंगल, फ्लक्स एट एनी एंगल। तो देखिए, जब हमारे पास एरिया इस तरह होगा, इस तरह, अब ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये फ्लक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हम ड्रा करें कि ये ना हमें इधर ड्रा करें तो इस तरह। ठीक है, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल अगर हम एन ड्रा करें इस तरह, तो ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब थीटा अब हमारे पास ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। तो अब फ्लक्स का क्या सूरत हाल होगा? तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स पाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा, पाई इज इक्वल टू ई ए कास 0, सॉरी कास 90। ठीक है, अगर फ्लक्स जो है, अच्छा इससे क्या वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू आ जाती है ई ए कास 90 से 0 आ जाती है। ठीक है, तो 90 मीन्स 0 फ्लक्स। ठीक है, चलो ये इंक्लूड कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास 0 फ्लक्स होगा, 0। और अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो कास 60 की वैल्यू क्या है, पाई इज इक्वल टू ई ए कास 60 डिग्री। ठीक है, तो इधर देखे ज़रा, दिस इज आवर हैंड, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, ये वाला फिंगर और छोटा जो है सबसे, दिस इज 90 डिग्री सपोज, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गए। अब देखे, यहाँ से शुरू करें, दिस ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 पे है। ठीक है, आपने जिस भी एंगल को डिवाइड फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करें। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, अंडर रूट यहाँ पे पुट करें और 2। ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखें, अगर हमने कास 0 को फाइंड करना है, सॉरी कास 90 को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 90 पे ये इसका पोजीशन क्या है, 0, तो 0 डिवाइड बाय दिस ये आ जाएगा हमारे पास 0। अगर आपने कास 60 डिग्री को फाइंड करना है तो ये तो सारों के साथ आएगा ना, अंडर रूट और क्या, अंडर रूट और डिवाइड बाय 2। और कास 45 डिग्री ये आ जाएगा अंडर रूट और डिवाइड बाय 2। और ये अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं इधर लेता हूँ, कास 30 डिग्री अंडर रूट और 2 सारों के साथ आएगा। ठीक है, और कास 0 डिग्री अंडर रूट और 2 सारों के साथ आएगा। अब इस अंडर रूट में क्या पुट करना है, 90 डिग्री तो ये वाला फिंगर 0, तो 0 बाई 2 0। अब 60 पे तो 60 पे यहाँ पे 1 पुट करें, 45 पे यहाँ पे 2 पुट करें, और 30 डिग्री पे तो 30 डिग्री पे यहाँ पे 3 पुट करें, और 0 डिग्री तो 0 डिग्री पे यहाँ पे 4 पुट कर दे। क्या पुट कर दे, 4 पुट कर दे। तो कास 60 की वैल्यू क्या है, 1/√2। और कास 45 की वैल्यू क्या है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करें
तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ अंडर रूट 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, सिंपल मैथमेटिक्स है। और इससे यही आ जाएगा √3/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे √4, तो 2/2, इससे 1 आ जाएगा। cos 0 किस चीज़ के बराबर है, 1 के। तो ये वैल्यूज़ आप लोग इस तरह याद रखें। ठीक है, अब फ्लक्स को चेक करें ज़रा, cos 90 पे क्या बन गया, cos 90 किस चीज़ के बराबर है, चेक करें ज़रा, 0। तो cos 90 0, तो फ्लक्स क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। और ये जगह नज़र आ रही है कि नहीं, लेट मी चेक, आ जाएगी, कोशिश करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos 60 किस चीज़ के बराबर है, cos 60 बराबर है 1/√2 की, 1/√2 की। तो ये इतना फ्लक्स हमारे पास आ गया। अब ये सपोज पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हमारे पास जब थीटा किस चीज़ के बराबर है, 90 60, इसके बाद 45 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, 1/√2 EA 1/√2 के बराबर है ये। ठीक है, सिमिलरली cos 30 का करे सारों का, तो ये फ्लक्स एट एनी एंगल होगा।